हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट को एमओस के अंदर कैसे हैंडल करना है। एक चीज़ आपको फ्रेंड्स याद रखनी है, जब भी आपके पास एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हो, ये हमेशा पैकेज डील में आएगा। इसका मतलब आपको एक तो इसके साथ एक ग्लोबल सिंगल आइटम लेना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, जो आपके ओवरऑल एसेंस जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है उसको मेजर करेगा, चाहे वो लोअर ऑर्डर हो या हायर ऑर्डर हो। सिंगल आइटम आपको जरूर लेना है। एक नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी को मेजर करने के लिए आपको उस नॉमोलॉजिकल नेटवर्क से कुछ क्वेश्चंस भी लेने हैं। तो एक एग्जांपल के साथ करते हैं। इस पेपर में MIS क्वार्टरली का पेपर है, स्पेसिफाइंग फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च। ऑथर्स ने टेबल 4 दी है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये कुछ प्रॉपरली स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो इसमें से एक पे मैं काम कर रहा हूँ, सेलर परफॉर्मेंस, जो बना है कॉम्पिटिटिव प्राइस, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, 3 से। अब जब ये 3 मुझे मेजर करने हैं, अगर मेरे किसी भी मॉडल का ये पार्ट है, तो मुझे हमेशा ये याद रखना है कि फॉर्मेटिव में एक ग्लोबल आइटम लेना है। तो मैं एक स्टेटमेंट ये जरूर पूछूंगा, ओवरऑल व्हाट इज द परफॉर्मेंस, और जिस पे इनको मेजर किया जाएगा 5 पॉइंट पे है तो ये भी 5 पॉइंट पे, 7 है तो 7 पॉइंट पे, एंड सो ऑन। एक मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्मेंस का एक कॉन्सिक्वेंस लेना है मुझे। परफॉर्मेंस से क्या होगा, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर परफॉर्मेंस होगा तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें मेजर की हैं। एक, अगर परफॉर्मेंस है तो आपके रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाते हैं, और दूसरा आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। तो मेरी SPSS फाइल में मैंने डाटा लिया, पहले 3 स्टेटमेंट है मेरे जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, फिर मैंने लिया रेवेन्यू और ब्रांड वैल्यू, और फिर एक मैंने लिया है ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो ये मेरा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक है मेरा ग्लोबल सिंगल आइटम। सारे सेम पॉइंट के ऊपर मेजर हैं। सो अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डाटा ये लिया हुआ है 5 पॉइंट स्केल के ऊपर। सो 1 2 3 4 5 एक बार क्विकली क्रॉस चेक कर लें डिस्क्रिप्टिव में जाके कि कोई भी ऐसा ना हो, इम्प्रॉपर कोड हो गया हो, कुछ टाइपिंग एरर हो गई हो। सबका मिनिमम 1 प्रेफरेबली और मैक्सिमम सबका 5 आना चाहिए। दैट्स गुड, और मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। चलिए अमोस में चलते हैं। अमोस में मैंने अपना कंस्ट्रक्ट बनाया, मैंने अपनी फाइल अटैच कर ली है। कंस्ट्रक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है कि ये मेरे 3 आइटम परफॉर्मेंस बनता है इन 3 से। तो अगर हम इसको रन करेंगे, फॉर श्योर यहाँ पे हमारे पास आएगा अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। तो वो तो हमें पता ही है, आती है। इसी को दूर करने के लिए हमारे पास अब 2 तरीके हैं। और प्लीज रिमेंबर, इस फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट से मिनिमम 2 आउटगोइंग एरो होने चाहिए। तो पहला तो तरीका ये है कि मैं कहूँ कि एक ब्रांड है और एक रेवेन्यू है, इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, एक रेवेन्यू और एक ब्रांड, और इनके ऊपर हम इफेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये इफेक्ट है, और इनके ऊपर एरर टर्म भी ऐड कर लेते हैं। इनके नाम दे देते हैं नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। और अब ये मॉडल हमारा काम करना चाहिए। काम करेगा क्या, क्या लग रहा है आपको? रन करें, अब भी नहीं काम कर रहा, और ये अब भी वही एरर आ रहा है, अनआइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, एमओस के जब हमने रूल किए थे तब हमने बात की थी एक सर्कल में कितने भी इनकमिंग एरो हों, लेकिन आउटगोइंग एरो जो होंगे वहां पे 1 लगना मैंडेटरी है। तो इसके ऊपर 1 करें, इस एरो के ऊपर, इसका रिग्रेशन वेट 1। और अगर आपके पास 2 ही आइटम होते हैं तो दोनों पे 1 करना होता है। चेक कर लें एक बारी इस चीज़ को। आई होप ये रन कर रहा है एक के साथ, वो ग्रेट रन कर रहा है। मिनिमम 1 के ऊपर लगाना जरूरी है। ये दूसरे पे क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये पूरे बड़े मॉडल के अंदर है, ये यहाँ डिग्री फील्ड में एडजस्ट होगी। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही आइटम हो एक कंस्ट्रक्ट में तो दोनों पे लगता है रिग्रेशन वेट 1, पर अगर बड़े मॉडल में है तो ये चल जाएगा, पर एक पे तो चाहिए आपका। अब ये आइडेंटिफाइड हो गया होगा, मिनिमम वाज अचीव्ड। ओके, और आउटपुट एक बार देख लेते हैं इसका। आउटपुट को कैसे पढ़ेंगे? अब 2-3 अलग अलग पॉइंट हैं। पहले तो ये जो आपके सारे आइटम्स हैं, इनका इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, पी वैल्यू बताएगी। सो कम टू द एस्टिमेट, हमारा S1 का भी है, S2 S3 तीनों का सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ स्टार और 0.001, जो वैल्यू 0.001 से छोटी है वहाँ ट्रिपल स्टार आता है, बाकी वैल्यू आती है। तो इफेक्ट है, तीनों का इफेक्ट है। ओके, और तीनों है, और इनका आपस में रिग्रेशन काफ़ी कम है, 0.12 वगैरह।
तो ठीक है, दैट इज परफेक्टली ओके। तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तीनों फॉर्म कर रहे हैं, एग्रीगेट का बन रहा है तीनों का, और तीनों में आपस में बहुत हाई कोरिलेशन भी नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? ये जो हमारा लिटरेचर है वो बोलता है कि परफॉर्मेंस अगर होगी तो हमारा रेवेन्यू अच्छा होगा और ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी, और ये दोनों वैल्यू भी हमारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं जैसे लिटरेचर बोलता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने रिडंडेंसी एनालिसिस को नहीं लिया है। ओके, ये जो मॉडल है इसका नाम है मिमिक, मल्टीपल इंडिकेटर मल्टीपल कॉज। ये इंडिकेटर दिख रहे हैं और यहाँ कॉज साइमल्टेनियसली। ये ऐसा दिख रहा है कि ये एक रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव दोनों है इसमें, इसको मिमिक बोलते हैं। तो अगर हम इसका दूसरा तरीका काम करने का ये भी हो सकता था कि हम ये कहें कि ये दोनों एक्चुअली हमारे एक कंस्ट्रक्ट के पार्ट हैं, ये दोनों एक कंस्ट्रक्ट के पार्ट है हमारे। तो यहाँ पे एक हमने कंस्ट्रक्ट बनाया और रेवेन्यू इसी के साथ ब्रांड वैल्यू, और कन्वर्जेंट वैलिडिटी को निकालने के लिए हम एक ये कर देते हैं कि एक ग्लोबल सिंगल आइटम जो ओवरऑल है उसको भी ले लिया मैंने, और इस पे भी एरो और एराटर्म। आपको ये याद होगा कि मिनिमम मुझे 2 यहां से आउटगोइंग एरो चाहिए। एक मैंने ले लिया नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी के लिए और दूसरा मैंने ले लिया रिडंडेंसी एनालिसिस के लिए। इसका मतलब है वही परफॉर्मेंस मैंने एक तो इससे मेजर की, एक इससे मेजर की, और ये मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। परफॉर्मेंस अगर होगा तो इसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल्स पे पड़ेगा। ओके, सो इसका एक नाम दे देते हैं फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में 2 चीजें ले ली हमने, रेवेन्यू भी और आपकी ब्रांड वैल्यू भी ले ली। ओके, लेट्स रन इट। किसी एक के ऊपर 1 होना जरूरी है। पैरामीटर एस्टिमेट और रन करें। 1 वेरिएबल इज अननेम्ड, एरर टर्म का नाम नहीं दिया, नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, सेव, रन। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल के अंदर एंडोजेनस है पर आपने एरर टर्म नहीं लगाया इसमें। ओके, एरर टर्म ऐड करें इसमें और इसका नाम रन हो गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा। ओके, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। अनआइडेंटिफिकेशन, ये क्या प्रॉब्लम है? एक सर्कल से जितने मर्जी आउटगोइंग एरो हो वहां पे आपको 1 लगाना होता है, और पर्टिकुलरली अगर 2 ही निकल रहे हैं तो शायद दोनों पे लगाना पड़े। चेक करते हैं, पर ये बड़े मॉडल में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एडजस्ट हो गई है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। देखिए, इनका 0.7277 है, और अगर मैं इसके ऊपर भी 1 लगा देता हूं और अब रन करें, हमें तो हमेशा स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट ही देखने हैं। 0.7172 ऑलमोस्ट वही सेम रहता है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब इससे हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम ये रिपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा जार्विस का जो फॉर्मूला था हमारा, इस पेपर में टेबल नंबर 3 में गिवन है। सबसे पहले तो हमें 4 रूल्स लिखने हैं। डायरेक्शन ऑफ कॉजुअलिटी कैसे आ रही है, इंटरचेंजेबिलिटी है या नहीं, कोवेरियंस कैसा है, और नॉमोलॉजिकल नेटवर्क कैसा है। इनका ये चारों चीज़ें हमारी, अब आप इसके बारे में लिखेंगे। ये जो आपके आइटम्स हैं, इन आइटम्स के अंदर, तो मैं इनकी जगह इनका नाम कर लेता हूँ एक बारी। इनके लेवल यहाँ देखने के लिए आपको क्लिक करना है व्यू, इंटरफेस प्रॉपर्टी। इंटरफेस प्रॉपर्टी में मिसलेनियस और डिस्प्ले वेरिएबल लेवल्स। सो अब सबसे पहले तो आपको लिखना है कि क्यों जो आपका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, टाइमली लेस है और हाई क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड है, ये आपके पहले एग्जिस्ट करते हैं और इनको मिलके परफॉर्मेंस बनता है। तो ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फर्स्ट के अंदर। सेकंड है, क्या आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस अगर मैं हटा दूं तो इससे प्रोडक्ट के बारे में या डिलीवरी के बारे में पता लग रहा है, क्या ये इंटरचेंजेबल है। थर्ड, इनके बीच में आर कितना है, वो तो खैर हमारे पास है ही। यहाँ पर हम ये बोलेंगे भाई ये आर तो वैसे ही बहुत ही कम है, मिनिमम हो सकता है, पर रिमेंबर ये आपका रिफ्लेक्टिव में बहुत हाई आना चाहिए, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.7171 दोनों का आप देखेंगे तो हाई आएगा AVE। इसी तरह इनका जो CR है और बाकी इंडिकेटर्स इसके आपको मेंशन करने होंगे। यहाँ पे हाई कोरिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है जनरली। फिर फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है नॉमोलॉजिकल नेटवर्क। क्या जो टाइमलीनेस है ये किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, प्राइसिंग किस पे डिपेंड करता है। तो क्या इनके सेम इंडिकेटर्स हैं, सेम इनके एंटीसीडेंट्स हैं, ये सब सेम चीज से बने हैं,
जैसे यहाँ ये लगभग सेम से बन गया आपके, पर ये नहीं। तो सबसे पहले तो आपको जार्विस के 4 का ये लिखना है, 4 जो स्टेप्स थे। सेकंड आपको देना है पी वैल्यू। पी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है एस्टिमेट्स, तो तीनों सिग्निफिकेंट हैं। थर्ड मल्टीकोलिनियरिटी, कोई इनमें हाई वो नहीं है मल्टीकोलिनियरिटी का। फोर्थ रिडंडेंसी एनालिसिस, कि जब हमने ओवरऑल पूछा तो ये हमारा 0.71 ये से हायर होना चाहिए, ताकि इसका जो आर स्क्वायर है ये 50% से ज़्यादा हो। तो सिंगल आइटम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फॉर्मेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, और इनका जब आप रिग्रेशन रन करेंगे उसका आर स्क्वायर 50% से ज़्यादा हो। इस कंसेप्ट का नाम है रिडंडेंसी एनालिसिस। एंड लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम देंगे कि एक जो फाइनेंशियल्स का हमने देखा उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, लिटरेचर भी यही बोलता है, हम भी यही बोल रहे हैं। अब इसको एज सच को आप किसी भी मॉडल में ले जा सकते हैं कि परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, आगे क्या होता है सारा, पर ये एक पैकेज डील है, ये आपको हमेशा रखना होगा। यानी जब भी आपके पास फॉर्मेटिव हो, एक नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी के लिए और एक रिडंडेंसी एनालिसिस के लिए आपको लेना ही होता है। तो AMOS में फॉर्मेटिव पे ऐसे काम करेंगे। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।